So, I welcome you all to the Indian Polity free classes that we are conducting here for all the aspirants. Let's begin. Today we are going to discuss one important topic of the Indian Constitution, that is the schedules of Indian Constitution. जब भी हम संविधान को पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन टोटालिटी संविधान को देखने के लिए ये ज़रूर जान लें कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स जो हैं, जो अदर देन आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं, वो क्या कहते हैं, किस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम दी वेयर वी लेफ्ट अर्लियर, वहाँ से शुरू करते हुए हम बात करेंगे आज सबसे पहले शेड्यूल्स की। राइट, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भारत का संविधान है, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ वेरी बल्की डॉक्यूमेंट। रादर ये भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बल्की कॉन्स्टिट्यूशंस विच द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसलिए जो है कुछ चीज़ों को आर्टिकल्स में ना ऐड करके शेड्यूल्स में ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने। तो उन्हीं शेड्यूल्स की हम बात करेंगे, जिनमें पहला शेड्यूल जो है, सबसे पहले देखो, ऑब्वियसली जो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी शेड्यूल है, जो पहला शेड्यूल है, वो बात करता है नेम ऑफ द यूनियन स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। दैट इज हमारे देश का, भारत का जो नाम है, उसकी टेरिटरीज हैं, हमारे सारे जितने राज्य हैं, उनके बारे में कौन हमें बताता है? शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 आते हैं। तो ये आर्टिकल्स जो हैं, हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जब बात करेंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे इनकी, लेकिन अभी आप लोग जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शेड्यूल्स में फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट द नेम ऑफ द यूनियन। राइट, चलिए, देन मूविंग टू द नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द सेकेंड शेड्यूल। तो सेकेंड शेड्यूल जो है, जो जितने भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज की जो है एमोल्यूमेंट्स क्या हैं, सैलरीज क्या हैं, उसके बारे में बात करता है। जो भी मॉनेटरी एमोल्यूमेंट्स उनको मिलनी है, उसके बारे में कौन बात करता है? शेड्यूल 2। तो जो भी, जैसे सबसे पहले फर्स्ट सिटीजन जिनको आप कहते हो, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति या महामहिम राष्ट्रपति महोदय या महोदया। देन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फिर इसी तरह से गवर्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है भारत की ऑडिटिंग मैकेनिज्म में, है ना। पब्लिक पर्स को एक पब्लिक पर्स के ऊपर वॉचडॉग का काम करते हैं ये। उसके अलावा हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं, दैट इज द जुडिशियल ऑर्गन, है ना, द जुडिशियल ऑर्गन। सो इनका भी यहां पे जिक्र है। इसके अलावा लोकसभा की जब बात करते हैं, दैट इज द लोअर हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की बात करी हमने, उसमें लोअर हाउस के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। एंड देन यू ऑल्सो हैव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर मान लीजिए किसी भी राज्य में 2 हाउसेस हैं, विधान परिषद और विधानसभा, जिसको आप हिंदी में कहते हो, इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनके भी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन रिस्पेक्टिवली, एंड स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे ऑल हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर इन शेड्यूल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, देन इफ वी टॉक अबाउट वन इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इसमें बच्चे जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहां समझो इस चीज को कि वाइस प्रेसिडेंट का एज सच डायरेक्टली जो है शेड्यूल 2 मेंशन नहीं करता, या शेड्यूल 2 डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं करता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट, आप सभी लोगों ने सुना होगा, अगर आपने पॉलिटी के बारे में कभी भी पढ़ा भी है तो, दैट वाइस प्रेसिडेंट इन हिज कैपेसिटी एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा के वो चेयरमैन है। ठीक है, तो इन दैट कैपेसिटी ओनली, that is the salaries, allowances based on the concept or the salaries of the vice president not being mentioned in the schedule 2, and he gets his salary on the basis of being the chairman of Rajya Sabha, जिसकी मैंने बात करी। ठीक है, फिर जो शेड्यूल 2 में लोगों की हमने या डेजिग्नेशंस की हमने बात की है, इनके साथ एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कि बीइंग द सैलरीज ऑफ दीज पीपल बीइंग चार्ज्ड अपॉन और बीइंग चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो पहला पॉइंट यहां पे बात कर रहा है सैलरीज की, अलाउंसेस की, जो किन लोगों की, जिनका नाम, जिनको हमने मेंशन किया है शेड्यूल 2 में, या शेड्यूल 2 जिनके बारे में बात करता है।
तो इन सभी डेजिग्नेटरीज की जो सैलरी है वो होती है बेस्ड किस चीज पे, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम कहते हैं कि पार्लियामेंट इसके ऊपर वोट नहीं करेगी। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वोटेबिलिटी अप्लाइज टू ऑल द designations which have been mentioned in the schedule 2 of the constitution। ऐसा इसलिए किया गया, शेड्यूल 2 में देखो अलग से किसी भी व्यक्ति या किसी पद के लिए आपने जो है उसकी सैलरी, उसकी अलाउंसेस सब प्रोवाइड किया है, और शेड्यूल 2 में आपने उनको एक अलग जगह मेंशन किया है स्पेसिफिकली, तो उसके पीछे कोई लॉजिक भी तो होगा ना। आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए ये लॉजिक के थ्रू याद करना और आसान रहेगा कि लॉजिक ये है, देखो उसके पीछे समझो, इन डिग्निटरीज की या इन जो भी लोग हैं ये इनकी एक एस्टीम्ड पोजीशन है। एक तो बात हो गई ये कि इन द स्कीम ऑफ इंडियन पॉलिटी दे आर हैविंग एन एस्टीम्ड पोजीशन, being the president of India, you are the first citizen of this country, you are the head of the state, and so on and so forth, right? But apart from that, there is also one more thing, that there has to be certain independence that has to be ascertained for these people who are holding the high echelons of power। मतलब कि ये पावर में इतनी ऊपर बैठे हुए हैं कि इनकी इंडिपेंडेंस, इनके ऑफिस को कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए, इसलिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, तो उस लिहाज से भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जैसे अगर आप बात करेंगे तो शेड्यूल 2 उनकी सैलरीज की भी बात करता है। क्यों बात करता है स्पेसिफिकली, कि उनकी सैलरीज जो हैं इट विल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ताकि पार्लियामेंट के पास कोई इनके ऊपर वोटिंग की पावर ना बचे और पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर, जुडिशरी की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। ठीक है, तो ये इसके पीछे जो है लॉजिक है। चलिए फिर शेड्यूल 3 की जब बात करते हैं तो अब बात हो गई मॉनेटरी या पैसे से रिलेटेड, जो शेड्यूल 2 में देखा था। ठीक है, शेड्यूल 3 जो है वो बात करता है ओथ्स एंड अफर्मेशंस फॉर सर्टन ऑफिसेस लाइक यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी संसद का मेंबर बन के आएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीएजी, फिर स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कैंडिडेट्स। यहां ध्यान दो, कई बच्चे इस बात को तवज्जो नहीं देते, इस बात पे ध्यान नहीं देते कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, वो भी एक ओथ जो है वो लेते हैं। ओथ क्यों लेते हैं, कि भाई आप जो है इलेक्शन में कल को चुन के जनता के प्रतिनिधि बन के आओगे, है ना, तो उससे पहले भी जो है जरूरी है कि आप एक ओथ लो, आप एक शपथ लो और अपने एंटीसीडेंट्स जो हैं सारे डिक्लेयर करो, जो कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक रूलिंग है। इसमें मैं अगर एक और कॉन्सेप्ट ऐड करूं तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये सभी कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी कर दिया है, मैंडेटरी किया हुआ है कि जो भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो रहा है चुनाव लड़ने के लिए, उस व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा कि कितनी उसकी संपत्ति है, व्हाट आर द एसेट्स दैट पर्सन इज हैविंग, राइट। फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स और हाई कोर्ट के जजेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके शेड्यूल 3 में हम बात करते हैं किस चीज़ की, ओथ्स की। ठीक है, अब इसके पीछे थोड़ी सी अगर साइकोलॉजी या कॉन्सेप्ट की बात करें या लॉजिक की बात करें तो ऑब्वियसली पब्लिक एफर्मेशन है। आप जब जनता के सामने ओथ लेते हो या आप पब्लिकली ओथ टेकिंग करते हो तो आप रीअफर्म कर रहे हो कि आप जो है भारत के संविधान को सर्वोच्च जो है उसको अपहोल्ड करोगे। यू विल अपहोल्ड दी वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है उससे पब्लिक एफर्मेशन जो है इन डिग्निटरीज से करवाने के पीछे शेड्यूल 3 में ओथ्स मेंशन की गई हैं। चलो फिर आते हैं शेड्यूल 4 पे। अब शेड्यूल 4 जो है वो बात करता है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर आप इसको कहते हो हिंदी में राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो सीट्स हैं उनकी एलोकेशन किस तरीके से की जाएगी बिटवीन द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो देखो, इंडिया में जो अपर हाउस है या जिसको आप राज्यसभा कहते हो, वहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सीट्स की, राइट। यहाँ पे जो सीट्स की एलोकेशन है वो की जाती है इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, अनलाइक द केस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे राज्यसभा के करस्पॉन्डिंग जो हाउस है उसको हम कहते हैं सेनेट, और इस यूएस की सेनेट में हर एक स्टेट को 2 सीट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, राइट।
सो वहाँ 50 स्टेट्स हैं तो हर एक स्टेट को 2 सीट्स, तो टोटल उनकी सेनेट में 100 सीट्स हैं। लेकिन हमारे इंडिया में अपर हाउस की जब बात करते हैं, दैट इज नॉट द केस। वी आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स बीइंग एलोकेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स। तो अगर एक बड़ा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में उसके पास सीट्स की एलोकेशन भी ज़्यादा होगी, नेचुरली, है ना। लॉजिकली भी देखो तो उत्तर प्रदेश के पास 31 सीटें हैं राज्यसभा में, ठीक है। ये राज्यसभा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे शेड्यूल 4 के हिसाब से। और वहीं देखो सिक्किम जो एक छोटा राज्य है उसके पास केवल राज्यसभा में 1 सीट है ना। और जब हम बात करते हैं आपकी स्टेट की, दैट इज हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के पास 3 सीटें दी गई हैं राज्यसभा में, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ लेटली अभी जो है यह सबसे रीसेंट कौन सा मेंबर है जो राज्यसभा में गए हैं हिमाचल से या गई हैं। एक हिंट भी है आपके लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए प्लीज। चलिए फिर शेड्यूल 5 की जब बात करें तो अब शेड्यूल 5 और 6 दोनों जो है बात करते हैं किस बारे में, ट्राइबल एरियाज के बारे में। लेकिन इनमें एक फाइन डिस्टिंक्शन है, इनमें डिफरेंस है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। आइए जानते हैं दोनों को एक एक करके। सो फर्स्ट द शेड्यूल 5, it, as I told you, talks about the well-being and the welfare of the scheduled areas, the areas where the tribes or the tribal people are residing। लेकिन शेड्यूल 5 जो है, जब हम 5th शेड्यूल की बात करते हैं, इसमें सभी शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं एक्सेप्ट 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स की यहां बात नहीं की गई या 5वें शेड्यूल में उनको जगह नहीं दी गई, ठीक है। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन स्टेट्स को जो है दिस इज एप्लीकेबल, शेड्यूल 5 जो है वो इन पे अप्लाई नहीं होता, बाकी सभी इंडिया में जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं सभी पे अप्लाई होता है, ठीक है। और प्रेजेंटली 10 स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। शेड्यूल 5 जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। और यहां पे देखो इसके पीछे जो है रीजन वो यही है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनका रहन सहन का जो तरीका होता है दैट इज डिफरेंट। दे आर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट, और रादर वी कैन से दैट दे आर नॉट कंप्लीटली इंटीग्रेटेड इन द स्टाइल ऑफ लिविंग ऑफ द mainstream society. They have a distinct culture of their own, they have different customary practices, they have different laws with respect to, you know, how they are going to tackle all the issues in their own tribes। तो उस लिहाज से जो है उनको एक ऑटोनॉमी देने के लिए ये एनविसाज किया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि शेड्यूल 5 में इन सभी शेड्यूल्ड एरियाज को प्रोटेक्शन दी गई है और ऑटोनॉमी दी गई है, राइट। चलिए फिर इसके बाद शेड्यूल 6 की जब हम बात करते हैं तो देखो जिन 4 स्टेट्स को हमने वहां एक्सक्लूड किया था, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी स्टेट्स को हमने इंक्लूड किया है शेड्यूल 6 में, ठीक है। दैट इज स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ दीज 4 स्टेट्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट जब हम देखते हैं तो देखो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हमेशा से एक उन लोगों को एक कह लो कि ग्रीवेंस रहा है कि इंडिया, मेनलैंड जो इंडिया है, कभी भी उन्होंने या मेनलैंड इंडिया के लोगों ने, रूलर्स ने कभी भी जो है सही फोकस नहीं दिया डेवलपमेंट की तरफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की। और उसमें जो है एक लार्जर पॉपुलेशन, एक लार्जर चंक ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो है ट्राइब्स का। तो उन्हीं ट्राइब्स के रिगार्डिंग शेड्यूल 6 जो है स्पेसिफिकली उनको प्रोटेक्शन और ऑटोनॉमी जो है प्रोवाइड करता है। वही सेम बात जो हमने साइकोलॉजी या जो हमने इसके पीछे का सोच है उस जो शेड्यूल 5 में देखी कि सभी ट्राइब्स को एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना, उनकी कल्चर, उनकी जो हेरिटेज है, उनका जो भी रहन सहन का तरीका है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दोज पीपल, राइट। दैट इज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिसके थ्रू ये अपने हर चीज को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैज 30 मेंबर्स, राइट। तो ये हो गई ब्रीफ में बात किसकी, शेड्यूल 6 की। ये डिटेल में हम इन चीजों को बाद में आगे कवर करेंगे थ्रू द फ्यूचर कोर्स ऑफ लेक्चर्स, राइट। चलो फिर आते हैं शेड्यूल 7 पे। अब देखिए, अब सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो पॉलिटी है वो है क्वाज़ी फेडरल या फेडरल
स्ट्रक्चर या फेडरल नेचर है हमारी पॉलिटी का। तो शेड्यूल 7 जो है वो सब्सटैंशिएट करता है इस पॉइंट को कि वाकई में भारत में सिर्फ केंद्र जो है उसी की मनमानी नहीं चलती, सिर्फ केंद्र के पास ही सभी पावर्स नहीं हैं। नॉट just it is the union or the central government which is having all the powers or all the jurisdiction with respect to all the subject matters. It is also the states which has been given powers or subject matters solely under its jurisdiction under the schedule 7 of the Indian constitution, right? तो 7वां शेड्यूल देखो specifically divide करता है powers between the union government or the union and the states on the other hand, that is the फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर पॉलिटी, है ना। तो यूनियन लिस्ट जो है दैट इज द फर्स्ट लिस्ट, और ये कह सकते हो कि जो पहली लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, जिसमें बात की गई है उन सब्जेक्ट्स के बारे में जिनके ऊपर यूनियन का लेजिस्लेचर कौन, यूनियन की लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, है ना। तो जिन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर पार्लियामेंट जो है वो लॉज इनैक्ट कर सकती है, राइट, वो सारे सब्जेक्ट मैटर्स हमने मेंशन किए हैं किसमें, लिस्ट 1 में, ठीक है। फिर देखो लिस्ट 2 की जब बात आती है तो वो है स्टेट लिस्ट। उसको स्टेट लिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स मेंशन्ड हैं उसके ऊपर कौन लॉज बना सकता है, उसके ऊपर लॉज बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। अच्छा, अब तो ये बात हो गई कि डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द union and the states, union on the one hand and states on the other hand. Now comes the thing कि कुछ ऐसे laws, कुछ ऐसे subject matters भी हैं क्या जिनके ऊपर union या फिर parliament और states या फिर state legislative assembly या विधानसभा, ये दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो बिल्कुल उन subject matters को रखा गया है तीसरी लिस्ट में, जिसको हम कहते हैं concurrent list, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये हो गया कि इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स मेंशन किए गए हैं उसके ऊपर लॉ बनाने का या उन सब्जेक्ट मैटर्स पे पावर एक्सरसाइज करने की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो दोनों को दी गई है, दैट इज यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात समझो ध्यान से कि अगर मान लो एक सब्जेक्ट मैटर जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, जो कि थर्ड लिस्ट का पार्ट है, अगर उस सब्जेक्ट मैटर पे पार्लियामेंट ने भी एक लॉ बना दिया, जिसको मान लीजिए यूनियन के लॉ को हम कहते हैं लॉ 1, ठीक है, और एक स्टेट लेजिस्लेचर ने भी लॉ बना दिया जिसको बोल दो लॉ 2, ठीक है। और अगर जो लॉ 1 और लॉ 2 बनाए गए बाय यूनियन और द पार्लियामेंट एंड द स्टेट, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधानसभा, और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लॉ 1 जो बनाया पार्लियामेंट ने उसके साथ जो है लॉ 2 जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून है, द लॉ विच हैज बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑन अ सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड इन द लिस्ट 3, दैट इज द कॉन्करेंट लिस्ट, दैट विल प्रिवेल। द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यहां पे मतलब एग्जांपल में हमारे लॉ 1 जो है इट विल प्रिवेल ओवर लॉ 2। तो लॉ 2 जो है वो नहीं चलेगा, लॉ 1 जो पार्लियामेंट ने बनाया है दैट विल प्रिवेल, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई ब्रॉडली बात तीनों लिस्ट्स की। अब देखो एक चीज और, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है ना, देखो ये बाइफर्केशन ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को सिर्फ लगा कि हाँ ठीक है 3 लिस्ट बना दो, एक यूनियन को, एक स्टेट को और एक कॉन्करेंट। इसके पीछे भी बहुत गहरी सोच थी, इसके पीछे बहुत लॉजिक था। लॉजिक ये था कि जो भी चीजें ऐसी हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस जब मैं कह रहा हूं तो ध्यान से सुनो इस चीज को, जिनका सीधा सीधा रिश्ता है इंडिया एज अ नेशन, कि हम भारत जो है एक देश के रूप में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो ये देखो एज अ कंट्री जो डिफेंस वाला डोमेन, अगर मैं इसी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो
India as a country has defense a subject which is of national importance, which means that इसके इस सब्जेक्ट मैटर में, डिफेंस के सब्जेक्ट मैटर में पावर्स किसके पास होनी चाहिए? केंद्र के पास, या फिर केंद्र की जो लॉ मेकिंग बॉडी है दैट इज द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसीलिए जो है यूनियन लिस्ट, जो लिस्ट 1 है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर्स मेंशन किए गए हैं वो है नेशनल इंपॉर्टेंस के। ठीक है, चलो फिर सिमिलरली जो स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2 के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो इसमें जो भी रीजनल इंपॉर्टेंस या रीजनल सिग्निफिकेंस रखते हैं चीजें, जिसमें समझ लो कि देखो हमारा जो कंट्री है, इंडिया इज रियली अ डाइवर्स कंट्री। हमारे यहाँ इतनी विभिन्न प्रकार की जो है जातियां बसती हैं, इतने विभिन्न प्रकार के हमारे पास टोपोग्राफी है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम ज्योग्राफी में क्या देखते हैं? कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे कोस्टल एरिया है ना। यू हैव समवेयर यू आर हैविंग हिल्स एंड माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, समवेयर यू आर हैविंग डेजर्ट्स एंड समवेयर यू आर हैविंग कोस्टल एरियाज। तो हर एक जो क्षेत्र है, हर एक जो ज्योग्राफिकल रीजन है जिसकी डिफरेंट टोपोग्राफी है, जिसकी डिफरेंट कल्चर है, जहाँ पे नीड्स जो हैं वो लोगों की अलग अलग हैं, इन्हीं सब फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर। तो वो सब्जेक्ट मैटर्स हो गए रीजनल इंपॉर्टेंस के, जहां पे आपके पास आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए। देखो यहां नेशनल इंपॉर्टेंस वाली जो बात थी, यहां पे आपको एक एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो रिक्वायर्ड है। यू रिक्वायर एन एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एज फार एज द लिस्ट 1 और द यूनियन लिस्ट वॉज कंसर्न्ड। But as such, when we move to the second list or the state list, which contains subject matters which are रीजनली इंपॉर्टेंट, तो यहां पे आपको ये यूनिफॉर्मिटी जो है ये नहीं रिक्वायर्ड। इसमें जो है आपको मोर इट हैज टू बी रीजनल इन अप्रोच। रीजनल का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर एरिया के जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर की, कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हर एक क्षेत्र जो है उसकी अलग अलग अपनी जो है नीड्स हैं, अलग अलग उसके पास रिसोर्सेज हैं। चाहे हम पानी की बात कर लें, चाहे हम सॉइल की बात कर लें, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हुए ये सारी चीज़ें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड इवन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर विच इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर व्हेन यू आर प्लांटिंग अ क्रॉप इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कंट्री, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई स्टेट लिस्ट में। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंशिएशन का बेसिस था, जिसके बेसिस पे या जिसके आधार पे कह लो ये दो लिस्ट जो हैं उनको सेपरेटली बनाया गया। ठीक है, और कुछ कॉमन जो कह लो कि जो कुछ सब्जेक्ट मैटर्स जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ ये कॉमन इंटरेस्ट के हो सकते हैं, उनको छोड़ दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। अब आपका काम ये है कि कॉन्करेंट लिस्ट का कोई ऐसा एग्जाम्पल जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ जिसको आप कह सकते हो कि हाँ ये कॉमन इंपॉर्टेंस या कॉमन इंटरेस्ट का हो सकता है, इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। चलो फिर देखो आर्टिकल 246 जो है वो डील करता है 7th शेड्यूल के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि आपके एग्जाम में फैक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं, या कह लो कि फैक्चुअल का डोमिनेशन कई बार ज्यादा भी रहता है, तो आर्टिकल कौन सा है? 246। ओके, अब आते हैं कि अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट मैटर्स जो हैं वो रखे थे इन लिस्ट्स में। तो ओरिजिनली लिस्ट 1 जो कि यूनियन लिस्ट है उसमें 97 सब्जेक्ट मैटर्स थे, अब जो है 98 हैं। फिर लिस्ट 2 में 66 ओरिजिनली, मतलब जब संविधान जो है बनाया गया था, ठीक है, जब संविधान को कन्वेंस किया गया था तब की बात है ये ओरिजिनली, राइट। और थर्ड लिस्ट में 47 मैटर्स जो हैं वो ओरिजिनली थे, और अब जो हैं 52 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, दैट इज राइट नाउ। तो इसके ऊपर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, तो इसलिए इस डेटा को जो है आप लोगों को याद रखना जरूरी है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले शेड्यूल की तरफ, दैट इज द 8th शेड्यूल। तो 8वें शेड्यूल में संविधान बात करता है जो लैंग्वेजेस हैं जिनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी गई है। ठीक है, अलग अलग भाषाएं हैं हमारे देश में, विविधता है इतनी हमारे देश में, अलग अलग बोली बोलते हैं सभी प्रकार के लोग जो बसते हैं इस देश में। तो यही जो है ब्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सभी जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन दी है। तो इनिशियली 14 लैंग्वेजेस जो हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया था शेड्यूल 8 में, लेकिन आज की डेट में देयर आर 22 लैंग्वेजेस व्हिच हैव बीन
गिवन रिकग्निशन। और बाद में जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 14 से 22 बनी, वो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू शेड्यूल 8 में बाद में लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। तो सबसे पहले 1967 में सिंधी को ऐड किया गया 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर देखो 71st, सॉरी यहाँ 21st और ये 71st, 1992 में 71st अमेंडमेंट एक्ट ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इनको ऐड किया, है ना। क्योंकि देखो जो नॉर्थ ईस्ट वाला, जो पर्टिकुलरली सिक्किम वाला इलाका है, वहाँ पे नेपाली डिसेंट के, या कह लो नेपाल की जो भाषा है नेपाली जिसको हम कहते हैं, वो बोलने वाली जो पॉपुलेशन है उसका तबका या उसकी प्रोपोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। इसलिए हमने इसको भी रिकग्निशन दिया। फिर 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड की बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, है ना। और आखिरी में 96th अमेंडमेंट ने 2011 में इसने क्या किया, सिर्फ चेंज किया नाम, दैट इज एग्जिस्टिंग जो ओरिया थी उसको इसने कर दिया ओडिया, ठीक है। ओरिया से ओडिया, बस इतना ही चेंज किया 96th अमेंडमेंट ने, ठीक है। इसमें उड़ीसा को भी ओडिशा किया था और जो लैंग्वेज है उसको ओडिया। तो इस पे जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 96th अमेंडमेंट एक्ट ने ओडिया को ऐड किया था या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओडिया को ओरिया को ओडिया में चेंज किया था, ठीक है। चलो, तो आई बिलीव ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई भी जो है इशू नहीं है। अब फिर आते हैं 9th शेड्यूल पे। अब 9th शेड्यूल जो है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी कहानी जो है ना बड़ी रोचक है। इसके पीछे ये मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, वाई एम आई सेइंग दैट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस शेड्यूल 9 इज बिकॉज ये शेड्यूल जो है ऐड किया गया था बाय द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। अब देखो इसके पीछे थोड़ी सी एक इंसिडेंट सुनाता हूं आपको कि क्या इसके पीछे बैकड्रॉप है। 1950s में क्या चल क्या रहा था देश में चल रहे थे जमींदारी रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स, और उसके तहत सरकार ये चाह रही थी कि जिन जमींदार के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड है उनसे जो है लैंड एक्वायर करके डिस्ट्रीब्यूट की जाए, ताकि लैंड रिफॉर्म्स इफेक्ट करके हम उस तबके को भी, उन लैंडलेस लेबरर्स को भी जो है लैंड मुहैया करवा सकें या ज़मीन मुहैया करवा सकें जो उस पर खेती कर सकें, ठीक है। देखो ऑब्वियसली ब्रिटिश काल से जो है एग्रीकल्चरलिस्ट्स का या फार्मर्स का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। तो स्टेट के दिमाग में ये बात थी कि हाँ इस वक्त जो है ये ज़रूरत है कि हम अब आज़ाद हो गए हैं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं अब, तो अब एटलीस्ट हम ये इंश्योर करें कि जितना हम भला कर सकें भारत की जनता का, सिटीजन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने ये नया संविधान बनाया है, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, तो उन्हीं लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, ताकि वो भी एक ज़मीन का हिस्सा टुकड़ा उनको मिल जाए और वो भी उस पर जो है खेती करके अपनी आजीविका कमा सकें, राइट। सो दैट वाज द बैकड्रॉप इन विच द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 इट एडेड शेड्यूल 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, and I'll just write here that is the backdrop was the land reforms, ठीक है। तो शेड्यूल 9 ऐड कर दिया और ये कह दिया कि साहब जो भी हमारी शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म्स जैसे लॉज हमने ऐड कर दिए वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है। मतलब कि जुडिशरी में या सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशियल हाई कोर्ट में भी उन लॉज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चीज़ ध्यान में रखो, फंडामेंटल राइट्स ऑल्दो अभी हम करेंगे, लेकिन अभी बता देता हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ फंडामेंटल राइट था। मतलब कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूड किया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में। तो सरकार को लगा कि अगर हम लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं तो लैंड रिफॉर्म में अगर हम बड़े बड़े ज़मींदारों के पास, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उनसे अगर हम लैंड लेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट जाके ये रिट या ये पिटिशन फाइल करते हैं कि साहब हमारा तो जो है मौलिक अधिकार जो है उसका हनन हो रहा है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा मौलिक अधिकार है और स्टेट जो है हमसे वो लैंड एक्वायर कर रही है,
तो उस चीज़ से बचने के लिए सरकार ने क्या किया कि शेड्यूल 9 में ये लैंड रिफॉर्म्स वाले जो लॉज थे इनको ऐड कर दिया और ये कह दिया कि जुडिशरी में इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कि इनके लिए, इनके इन्फोर्समेंट के लिए, या कह लो राइट टू प्रॉपर्टी को साइट करते हुए कोई भी जमींदार या कोई भी व्यक्ति जिसके पास जमीन है, जिससे स्टेट अक्वायर कर रहा है लैंड, वो कोर्ट जाके कोई रेमेडी हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा सर्टेनली हुआ भी कि इसकी वैलिडिटी को ही चैलेंज किया गया कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, शेड्यूल 9 में आपने ये लॉज डाल दिए और इनको इम्यूनिटी दे दी। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस आता है वो है शंकरी प्रसाद का केस। ठीक है, शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसके रिगार्डिंग ये कहा कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसकी मान्यता जो है वो सही है संविधान के पैमाने पे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया। इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन देखो, इसके बाद थोड़ा सा यहां मैं बैकड्रॉप दे दूंगा। हम जुडिशरी जब डिस्कस करेंगे या जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे इसकी। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो कि शेड्यूल 9 में जितना मैंने आपको बताया लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है ना, उसके बाद क्या होता है कि 1973 में एक केशवानंद भारती की जजमेंट आप लोगों ने सबने सुनी होगी, अगर आप में से किसी ने भी थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी है तो 1973 में जो वो केशवानंद भारती की जजमेंट थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या इजाद कर दी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था 1973 केशवानंद भारती की जजमेंट में, वर्डिक्ट में, कि साहब पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल संविधान में संशोधन लेके आ सकती है। द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट देयर आर सर्टन थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर इट्स बेसिक फीचर्स। वो उसके जो है मूल ढांचे का हिस्सा हैं और उस मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ पार्लियामेंट नहीं कर सकती, संसद उस मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसको ध्वस्त नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो इस केशवानंद भारती की जो जजमेंट थी उसका दिन जो है वो आपके लिए याद रखना बड़ा जरूरी है, जो कि था 24 अप्रैल 1973। ठीक है, तो जो शेड्यूल 9 था उसके ऊपर एक बात ये हुई आईआर कोलो के केस में, 2007 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोलो के केस में यह कह दिया कि साहब ऐसा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको वायलेशन तो नहीं की जा सकती, पार्लियामेंट इसको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, इसको हार्म नहीं कर सकती। तो फिर बात यह हुई कि अगर पार्लियामेंट जो है कोई लॉ बना के या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है या किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर को या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को किसी को भी हार्म करती है या उसको डिलीट करती है, एब्रोगेट करती है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जिसके थ्रू वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रही है या एब्रोगेट कर रही है या डिलीट करना चाह रही है, उस लॉ को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को प्लेस कर देती है शेड्यूल 9 में। तो क्या तब भी उस इम्यूनिटी वाली बात जो हमने करी थी शेड्यूल 9 के लॉज को, जो कि जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है, क्या तब भी वो इम्यूनिटी जो है मानी जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया आईआर कोलो के केस में कि जितने भी कानून शेड्यूल 9 में डाल दिए गए केशवानंद भारती की जजमेंट से पहले, मतलब 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी लॉज आपने संसद ने शेड्यूल 9 में डाल दिए, उनको हम नहीं कुछ करने वाले, उनको हम नहीं छेड़ेंगे, उनके ऊपर आज भी जो है जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जितने लॉज शेड्यूल 9 में डाल दिए गए उनके पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, दैट इज जो पहले डाले दे आर स्टिल आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू, लेकिन ऑल द लॉज एडेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973, मतलब कि जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बना दी गई थी, वो प्रोपाउंड कर दी गई थी, इस डेट के बाद जो भी लॉज शेड्यूल 9 में डाल दिए गए दे आर अमाउंट टू बी अंडर जुडिशियल रिव्यू, दे आर नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी कानून अगर 9th शेड्यूल में डाला गया और
अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसके ऊपर कोई भी इम्यूनिटी नहीं काम करेगी. इट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स और वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस नल एंड वॉइड. ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई 9th शेड्यूल और अय्यर कोल्लो केस की. अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है शेड्यूल 10, दैट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ. अब 9, 10, 11, 12 ये चारों शेड्यूल्स बाद में ऐड हुए हैं, तो हर एक के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो वो याद रखना भी ज़रूरी है उतना ही जितना शेड्यूल याद रखना है. तो 52nd अमेंडमेंट जो है 1985 की कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके थ्रू ऐड किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविजन. ठीक है, ये जो है डिसाइड करता है कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स जिन पे एमएलएज और एमपीज मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स दोनों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. देखो, बैकड्रॉप इसके पीछे यही था, 1970s वाले जो वो टाइम था, 1970s 1980s वाला. उस वक्त अगर आपने एक फेमस लाइन सुनी होगी कभी किसी ने, आया राम गया राम. अब आया राम गया राम क्या था? वो ये था, वैसे तो आज की डेट में भी वो उतना ही मान्य है या उतना ही वैलिड है जितना उस वक्त के सिचुएशंस में या कंडीशंस में था, कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे पार्लियामेंट के हों चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, दे यूज्ड टू स्विच देयर साइड्स. मतलब कि एक पार्टी से निकल के कभी दूसरी पार्टी से निकल के कभी तीसरी पार्टी, फिर तीसरी पार्टी से निकल के कभी पहली पार्टी, सब जो है सत्ता का खेल इस तरीके से चल रहा था. अब देखो, इसमें जो व्यक्ति है उसने तो अपना इंटरेस्ट साध लिया, उसने तो अपना जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल कर लिया, लेकिन उसमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन हैं या जो पार्लियामेंट्री आप कह लो हाई स्टैंडर्ड्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए इन लोगों को, हु आर होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज, एक तो वो वायलेट हो रहा है. दूसरा, या इससे पहले, मतलब ये एक चीज़ हो गई, इससे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हो गई वो ये हो गई कि आपने उन लोगों को अपना प्रतिनिधि चुन के वहाँ भेजा है, तो आपने जो है उनके जो भी आइडियाज़ थे या जो भी उनकी वैल्यूज़ थी या जो भी वो डेवलपमेंटल वर्क करने के बारे में बात कर रहे थे, उन प्रोमिसेस के बेसिस पे उनको इलेक्ट करके वहाँ भेजा है. राइट, दे आर योर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो अगर बाद में वो जो है पलटते हैं उस चीज़ से, या अपनी पार्टीज चेंज करते हैं या अपनी आइडियोलॉजी शिफ्ट करते हैं, तो that amounts to, you know, one sort of betrayal of trust of the people of India who have elected and put them in the parliament or the state legislature. तो उस लिहाज से भी ज़रूरी था कि कोई ऐसा प्रोविजन लेके आया जाए जिसके थ्रू ये डिफेक्शन रोका जाए. डिफेक्शन का मतलब वही कि एक पार्टी से डिफेक्ट करके दूसरी तरफ चले गए आप. तो उस चीज़ को ऐड किया गया इन द फॉर्म ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके बारे में 10th शेड्यूल बात करता है. ठीक है, तो 3 अलग अलग यहाँ पे प्रोविजंस हैं, दैट इज इलेक्टेड, इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनेटेड. तो अगर कोई इलेक्टेड मेंबर है, इफ ही और शी वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, और इफ ही और शी abstains फ्रॉम वोटिंग और वोट्स अगेंस्ट एनी डायरेक्शन गिवन बाय द व्हिप, तो इन सभी केसेस में क्या होगा कि आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस को अप्लाई करके आपकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल की जा सकती है. राइट, देन इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड कैंडिडेट के लिए कहा यह है कि अगर इफ ही और शी जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, और लास्ट नॉमिनेटेड के केस में इफ ही और शी जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर नॉमिनेशन, ठीक है, तो उनको बर्खास्त या कह लो उनकी मेंबरशिप को कैंसिल किया जा सकता है. ठीक है, ये अभी ब्रीफ है सिर्फ शेड्यूल 10 का, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू. हम जब पार्लियामेंट के चैप्टर की बात करेंगे तो इसको डिटेल में दोबारा टेकअप करेंगे. ठीक है, तो उस चीज के लिए बी रेस्ट अश्योर्ड. चलो फिर देखो, जो डिसीजन मेकिंग है डिफेक्शन के केस में, वो जिस भी हाउस, मतलब कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों के केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, जो अध्यक्ष है सभा का, उसके ऊपर छोड़ दी गई है. ठीक है, देन द शेड्यूल 10 इट एम्पावर्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल.
मतलब सीधा सीधा ये है कि 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन के बेसिस पे क्या किसी की मेंबरशिप जो है वो कैंसिल की जानी चाहिए, वो डिसाइड करने की जो पावर दी गई है वो स्पीकर को लोकसभा के या चेयरमैन राज्यसभा के उनको दी गई है। ठीक है, और ओरिजिनली जो है जब एंटी डिफेक्शन ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में या 10th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इट प्रोवाइडेड दैट द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एंड इज फाइनल एंड बाइंडिंग। मतलब कि ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यून था ओरिजिनली, कि कोई भी एमपी या एमएलए कोर्ट नहीं मूव कर सकता या कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि स्पीकर ने गलत तरीके से मेरी मेंबरशिप को कैंसिल किया है या गलत तरीके से एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करके यूज किया है टू रिवोक माय मेंबरशिप। ठीक है, लेकिन जो 1992 में किहोतो होलोहन केस था, इसमें स्पीकर का जो डिसीजन है एंटी डिफेक्शन या शेड्यूल 10 में, उसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर या जुडिशियल रिव्यू की एम्बिट में इंक्लूड कर लिया गया। देखो सीधी सीधी बात है कि जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ is a part of the basic structure of the constitution and parliament cannot take away from judiciary the power to review the legislations on the test of constitutionality। किसी भी डिसीजन की या किसी भी कानून की संवैधानिक जांच परख जो है वो जुडिशरी का, न्यायपालिका का संवैधानिक जिम्मेदारी है। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, तो किहोतो होलोहन केस में स्पीकर के डिसीजन को भी जो है जुडिशियल रिव्यू के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, मतलब अब जो है कोई भी एमपी या एमएलए वो ये कह सकता है या वो कोर्ट मूव कर सकता है अगर उसको लगता है कि उसकी जो मेंबरशिप है हाउस की, पार्लियामेंट के हाउस की किसी या स्टेट लेजिस्लेचर की, वो गलत तरीके से एंटी डिफेक्शन को यूज करते हुए रिवोक या कैंसिल की गई है। ठीक है, ये चीजें हमने देखी भी हैं होती हुई। फिर इसके बाद जब बात करते हैं शेड्यूल 10 में के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो देखो एक बहुत अच्छी कन्वेंशन है जो यूके में फॉलो होती है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये एक अच्छी कन्वेंशन है और इसके तहत जो है शेड्यूल 10 में एक्सेप्शन के तौर पे इसको रखा गया है। मतलब कि अगर कोई मेंबर, मतलब अगर कोई सांसद वो चुना जाता है एज स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो वो व्यक्ति जिसको आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट किया, अगर वो वॉलंटरली अपनी पार्टी की मेंबरशिप जो है वो छोड़ देता है, तो उसको साहब आप ये नहीं कहोगे कि वो एंटी डिफेक्शन में इंक्लूड होगा और उसकी मेंबरशिप जो है पार्लियामेंट की कैंसिल की जाएगी। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। और ऑब्वियसली इसके पीछे देखो लॉजिक या इसके पीछे की सोच जो है वो बहुत अच्छी है। वो सोच यही है कि जो स्पीकर है लोकसभा का, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर स्पीकर की बात करूं लोकसभा के, तो लोकसभा के स्पीकर के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। ही और शी हैज सब्सटैंशियल पावर्स एंड he or she should be above any political bias or he or she should be apolitical in their functioning। ये लोग जो हैं पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या इनकी पॉलिटिकल बायस नहीं होनी चाहिए जो इनके काम को इफेक्ट करे। और इसलिए यूके में ये कन्वेंशन फॉलो होती है जो कि इंडिया में नहीं होती, कि जो भी व्यक्ति प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट होता है या लोकसभा में, अगर हम इंडिया की बात करें, लोकसभा का स्पीकर बनता है, तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो आता है या आती हैं उसकी मेंबरशिप नहीं रिजाइन करते, उसकी मेंबरशिप नहीं छोड़ते, वहां से रिजाइन नहीं करते, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल बायस की तरफ जो है उस व्यक्ति को खींचता ही खींचता है। उसमें हम उस चीज को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, देयर इज नो डाउट इन दैट, राइट। तो चलिए ये है एक एक्सेप्शन। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लो 2/3 मेंबर्स आपकी पार्टी के वो कलेक्टिवली ब्रेकआउट करके किसी और पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज हो रहे हैं, मतलब मान लो अगर पॉलिटिकल पार्टी ए के मेंबर जो हैं 2/3 मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी बी के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो वो 2/3 मेंबर्स, अरे आपका सब्सटैंशियल चंक जो है आपकी पार्टी का वो टूट गया, 1/3 लोग तो रह गए आपके पास। तो उन 2/3 people, those 2/3 people, they will not be attracting the provisions of anti-defection। ठीक है, they will still retain their membership of the house। so that is the condition of merger। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई 10th शेड्यूल की। नाउ कमिंग टू शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12। तो इसके बारे में तो सभी लोग ऑब्वियसली, मुझे उम्मीद है, जानते होंगे कि जब हम बात करते हैं
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, और जब हम बात करते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो हम दो पिलर्स बात करते हैं, एक हो गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और एक हो गया शहरी इलाकों के लिए, दैट इज द रूरल एंड द अर्बन एरियाज। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो है 1992 में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है उनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस ऐड किए, और 73rd ने क्या ऐड किया, शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और वही 74th अमेंडमेंट ने 1992 में ही अर्बन लोकल बॉडीज या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, उनसे रिलेटेड प्रोविजन ऐड किए, और इसने ऐड किया शेड्यूल 12। ठीक है, तो ये दो शेड्यूल्स किसने ऐड किए, पार्लियामेंट के थ्रू 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स ने। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की और अर्बन लोकल बॉडीज, जिसमें हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, अलग अलग तरीके की बॉडीज की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 की। इनको हम डिटेल में टेकअप करेंगे 73rd 74th, बी रेस्ट एश्योर्ड, जब हम पंचायती राज और जब हम अर्बन लोकल बॉडीज की या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला चैप्टर उसमें उससे डील करेंगे। सो देन वी विल टेकअप इन डिटेल द प्रोविजंस अंडर शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12, राइट? ओके, सो नाउ मूविंग टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो हमने शेड्यूल 1 में देखा था आर्टिकल 1 से 4, उसको अब डिस्कस करेंगे, राइट? सो स्टार्टिंग विद, अब सबसे पहले जो है हम बात करनी शुरू करें आर्टिकल्स 1 to 4 की, उससे पहले एक बार देखेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त किस तरीके से भारत में राज्य जो है उनकी क्लासिफिकेशन थी और उनका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो सबसे पहले देखो, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया यहाँ से, सर्टनली वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो उस वक्त जो है एक 4-fold क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिस था कैटेगराइजेशन का स्टेट्स का इंडिया में, है ना? और उसके बेसिस पे 29 स्टेट्स थी इंडिया की इन द ईयर 1950, राइट? तो पार्ट ए, बी, सी और डी थे। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही ये याद रखना या ये डिस्टिंक्शन जानना ज़रूरी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो गवर्नर्स प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के 9 अर्स्टवाइल, वो पार्ट ए में थे। फिर उसके बाद जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी, जो भी हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर्स, वो पार्ट बी में थी, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, फिर अर्स्टवाइल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ये सब थे पार्ट सी में। ठीक है, पार्ट सी में इन ऑल जो हैं ये 10 थे टोटल, विच वर सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, और लास्ट में पार्ट डी में रखा गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इस बेसिस पे, क्योंकि आप सबने मॉडर्न इंडिया अगर पढ़ ली है या अगर नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ोगे इस चीज़ में कि जो राज्य या जो रीजन्स या जिन स्टेट्स को डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल करते थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस में आते थे, और दूसरी कैटेगरी ब्रॉडली स्पीकिंग प्रिंसली स्टेट्स में आते थे। प्रिंसली स्टेट्स वो इलाके थे जहाँ पे राजे रजवाड़े होते थे, जहाँ पे राजशाही चला करती थी। ठीक है, तो वो टर्म एसोसिएट करता है किससे, प्रिंसली स्टेट्स से, राइट? तो ये हो गई 4-fold क्लासिफिकेशन जो ओरिजिनली प्रेजेंट थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो इसके बाद क्या शुरू होता है इंडिया में कि कुछ पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के रीजन से डिमांड्स उठनी शुरू होती हैं कि भाषा, दैट इज लैंग्वेज के बेसिस पे, on the basis of language, certain demands got raised from the people, particularly from the southern side or the southern part of the country, that they wanted to create separate, or they wanted to have separate states on the basis of language. So भारत सरकार ने क्या किया, एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धार, जिसको कहा गया कि जी बहुत डिमांड जो है उठ रही है लोगों की तरफ से लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की क्रिएशन की, तो आप इस मसले को जो है स्टडी करो और भारत सरकार को एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करो। तो इन्होंने एग्जामिन किया द फीजिबिलिटी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, और इन्होंने साफ साफ नकार दिया, इन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया कि जी लिंग्विस्टिक फैक्टर के बेसिस पे आप स्टेट्स की क्रिएशन जो है नहीं कर सकते।
आपको ध्यान देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. Administrative convenience was given by the Dhar Commission in 1948 rather than linguistic factor, which should be the basis of creation of any states or any reorganization within the states of the Indian Union. ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई धार कमीशन की. लेकिन क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो तूल पकड़ रहे थे और लोग सुनने को तैयार नहीं थे सरकार की, तो एक और हाई लेवल कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसको हम कहते हैं JVP कमेटी 1948 में. ठीक है, तो इसका नाम जो टेक्निकल नाम था दैट इज लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, जिसको अपॉइंट किया गया दिसंबर 1948 में. और दोबारा उन इश्यूज को रिकंसिडर या उन इश्यूज को दोबारा कंसिडर करने के लिए इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया. और जो ये एक्रोनिम है JVP, वो आता है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, जो इसके 3 मेंबर्स थे. ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट की और इन्होंने भी फॉर्मली जो है लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया. दे रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स. देखो, लॉजिकल भी है कि हर एक भाषा, इतनी भाषाएं हैं हमारे देश में, हर एक भाषा के आधार पे आप एक राज्य बनाने चले जाओगे तो कितने राज्य बन जाएंगे. हमारी इंटेग्रिटी के ऊपर जो है देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क. हमारी अखंडता के ऊपर एक सवाल आ जाएगा. और इस चीज़ को यहाँ अप्रिशिएट करो या ये चीज़ यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करो कि उस वक्त 1950s का दौर चल रहा है. 1947 में हमने पार्टीशन देखा है ना. भारत माँ के ऑलरेडी 2 टुकड़े हो चुके हैं. आपने पाकिस्तान अभी अलग किया है अपने देश से. तो अभी अगर जो है इतने सारे स्टेट्स आप लैंग्वेज के बेसिस पे अग्री कर जाते हो बनाने से, तो उससे तो भारत की अखंडता के ऊपर ही जो है सवालिया निशान आ जाएगा. यू कैन हैव अ डिसइंटीग्रेशन हैपनिंग इन द कंट्री इफ यू अलाउ फॉर लैंग्वेज or one language as being a basis of the formation of the states. So that is why even the JVP committee categorically rejected language as the formula for the basis of reorganization of the states. But very unfortunate fold of events undertook from this place. हुआ क्या कि एक महोदय थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलू. ठीक है, तो ये श्री रामुलू जो हैं, ये साहब बैठे थे स्ट्राइक पे, एजिटेशन पे, कि हमें जो है आंध्रा स्टेट जो है वो चाहिए ही चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि इस पॉपुलर एजिटेशन में, जिसमें ही अंडरटुक हंगर स्ट्राइक, आफ्टर 56 days he passed away or he left for his heavenly abode. So because of the death of Shri Ramalu, the government of India was on a back foot. सरकार को जो है पीछे हटना पड़ा, सरकार को मानना पड़ा इनकी डिमांड को. और ये पहला क्रिएशन था लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट का इंडिया में. दैट इज अक्टूबर 1952 गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, दैट इज द आंध्रा स्टेट विच वॉज क्रिएटेड. और यहाँ पे इट सेपरेटेड द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट. ठीक है, मद्रास स्टेट से, जो उस वक्त जो है स्टेट हुआ करती थी, जिसको आप मद्रास स्टेट के नाम से जानते थे. तो इस डेवलपमेंट से देखो, एक बार के लिए तो इन लोगों की जो डिमांड्स थी उसको आपने पैसिफाई कर दिया, या कह लो एक बार तो आपने इनकी डिमांड को मान लिया और इनके एजिटेशन को या इनके प्रोटेस्ट्स को शांत कर दिया. लेकिन समझो इससे हुआ क्या. इससे हुआ ये कि बाकी जितने भी लोग थे, बाकी और जो लोग थे जो अलग लैंग्वेज के बेसिस पे अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे, उनके हौसलों को बुलंदी मिल गई, या कह लो इट वाज अकिन टू opening a Pandora's box once the government agreed and it created the Andhra state on the basis of language, that is on the linguistic basis a state was created, right? So that particular creation of the Andhra state on the basis of language intensified the demand of other regions as well. कि आपने मधुमक्खी के छत्ते में एक बार हाथ दे दिया, अब एक बार मधुमक्खी के छत्ते में हाथ तो दे दिया, तो उसके बाद तो वो जो रिपल इफेक्ट है, या उसके बाद जो सारा वो मधुमक्खियां जितनी इधर उधर फैल गई, या पैंडोरास बॉक्स जो खुल गया, वो दैट वाज बाउंड टू हैपन. सो फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, डिमांड्स दे स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम अदर रीजन्स ऑल्सो.
and now the government had to set up another commission in 1953, that is the Fazal Ali Commission. ये कहानी थी कि 1953 तक आते आते हमने फजल अली कमीशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये कमीशन जो था, जिसका नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एज द नेम गोज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली, 3 मेंबर का कमीशन था, जिसमें जो बाकी मेंबर्स थे KM पानिकर और HN कुंजरू, ठीक है। तो चेयरमैन के साथ साथ मेंबर्स भी आपको याद होने चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस कमीशन का मेंबर था। फिर इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा कह लो कि चेंज्ड व्यू या थोड़ा सा कह लो डिफरेंस रखा प्रीवियस कमीशन या JVP कमेटी से, या इससे पहले जो सरकार का भी स्टैंड था। इन्होंने ये कहा कि ठीक है, लैंग्वेज को हम ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लेते हैं, वी ब्रॉडली एक्सेप्ट लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। लेकिन ये हमने जो ब्रॉडली एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वन लैंग्वेज वन स्टेट को भी अप्रूव या एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक भाषा एक राज्य नहीं हो सकता भारत में, नहीं तो पता नहीं कितने स्टेट्स बन जाएंगे। और फिर वही बात जो मैं आपसे कर रहा था कि इट विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द इंटेग्रिटी, ऑन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया एज अ कंट्री। You just had the partition, you just got independence, you just had seen so much writing, so much blood being shed, and you cannot have one language, one state being accepted as the basis for creation of multiple states in India, right? So what they said, that we broadly although accept language as the basis of reorganization, but we reject one language, one state, and apart from that, unity of India should be the primary consideration. यूनिटी जो है हमारे कंट्री की, वो प्राइमरी कंसिडरेशन होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग टू रीऑर्गेनाइज और रीड्रॉ द पॉलिटिकल यूनिट्स। अगर आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करोगे भी, तो उसमें सबसे पहले आप यूनिटी जो वाला जो एस्पेक्ट है, इसको सबसे ऊपर रखोगे, ये सबसे प्राइमरी कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कह दिया सर, किसने ये कह दिया? फजल अली कमीशन ने। साथ ही साथ फजल अली कमीशन ने 4 ब्रॉड पैरामीटर्स जो हैं आइडेंटिफाई करके बता दिए सरकार को कि ये 4 पैरामीटर्स जो हैं, आप इनके पैमाने, इसको पैमाना बना के ये जान सकते हो कि किस तरीके से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है। पहला उन्होंने कहा प्रिजर्वेशन ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी, है ना, देश की जो सिक्योरिटी है और जो यूनिटी है उसको प्रिजर्व करना। फिर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, मतलब अब इसमें कह लो कि एक जैसी या सिमिलर भाषा बोलने वाले लोग या सिमिलर कल्चरल आइडेंटिटी रखने वाले लोग, उनको एक साथ एक स्टेट में रखा जा सकता है, रादर देन क्रिएटिंग 2 और 3 सेपरेट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ 2-3 लैंग्वेजेस। फिर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस। अब देखो, बात ऐसी है कि सिर्फ स्टेट बना दी तो काम नहीं हो गया, आपने उस स्टेट को रन करना है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। सिर्फ एक राज्य को बना लेना अपने आप में जो है, उससे कोई चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते। अल्टीमेटली चाहते क्या है करना, अल्टीमेटली भारत का संविधान क्या चाहता है, या अल्टीमेटली आप लोग भी क्या चाहते हो? आप लोग चाहते हो कि डेवलपमेंट हो, आप लोग चाहते हो कि आप लोग तरक्की कर सको, द प्रॉस्पेरिटी, द डेवलपमेंट, दैट इज द ब्रॉडर वेलफेयर ऑफ द पीपल, which is also envisaged by the Constitution of India, and what is envisaged by the Constitution of India is also the duty of the state, that is the government. तो वो जो है चीज़ें फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सभी चीज़ें जो हैं कंसिडर करते हुए ही आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करोगे। ऐसा नहीं है कि राज्य बना दिया और उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद चलाने के लिए पैसा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना। तो इसलिए ये थर्ड जो पैरामीटर है वो आइडेंटिफाई किया, या तीसरा फैक्टर जो है फजल अली कमीशन ने आइडेंटिफाई किया। फिर लास्ट चीज क्या कही कि प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब देखो, हैं तो ये दोनों आपस में इंट्रिकेटली लिंक्ड, लेकिन फिर भी एज अ सेपरेट फैक्टर इट वाज आइडेंटिफाइड कि प्लानिंग और प्रमोशन वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि किस तरीके से वो जो भी आप स्टेट क्रिएट कर रहे हो, रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसमें लोगों के भलाई के काम, लोगों की तरक्की के काम, डेवलपमेंट के काम कैसे होंगे, वो ध्यान में रखना भी जरूरी है, राइट। चलिए, फिर फजल अली कमीशन ने कहा कि जी जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी, इसको अब खत्म कर देना चाहिए, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी के वक्त रखी गई थी। और सरकार ने
थोड़ी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ ब्रॉडली इन सभी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया और हमारे पास क्या आ गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और साथ ही साथ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो इसके चलते क्या कर दिया गया कि हमने 1956 पहली नवंबर को 1956 नवंबर 1 वी क्रिएटेड और वी रीऑर्गेनाइज्ड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, पिछली 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो हमने पार्ट ए बी सी डी पढ़े थे वो खत्म कर दी गई और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी। यूनियन टेरिटरी सब लोग आप समझते हो, जो हम कहते हैं हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जिनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जैसे अंडमान निकोबार है, जैसे लक्षद्वीप है। तो जो भी ऐसे इलाके हैं जिनकी बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दैट वर गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज प्राइमरली स्पीकिंग, राइट। चलो अब आते हैं फटाफट एक बार, विल टेक अ लुक एट द स्टेट्स दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 1956, है ना। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन खत्म हो गई, 14 स्टेट्स बन गई, उसके बाद की कहानी। तो आप देखो 1956 के बाद सबसे पहले महाराष्ट्र गुजरात जो है बॉम्बे से अलग करके 2 स्टेट्स बनाई गई 1960 में। I'll just give the फटाफट, I'll quickly give the, I'll read out the factuals। 1963 में नागालैंड, देन 1966 में हरियाणा, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश, दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट पंजाब प्रोविंस। ठीक है, ये सब आप लोगों ने जो है अपनी हिस्ट्री वाले मॉड्यूल में डिटेल में आप इन चीज़ों को देखोगे, ऑल्सो इन योर व्हेन यू रीड द हिमाचल हिस्ट्री। फिर 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1975 में सिक्किम, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा, इनको क्रिएट किया गया। और लेटली छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और सबसे रिसेंट तेलंगाना, है ना, आंध्रा से निकाल के जो तेलंगाना स्टेट क्रिएट की गई 2014 में। ठीक है, तो ये हो गया सभी स्टेट्स का एवोल्यूशन। तो प्रेजेंटली हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इसमें ध्यान दो कि एक तो हो गई कि जो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, जिसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, दैट इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इनके क्रिएशन से यूटीज का नंबर बढ़ गया था। लेकिन देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, जो ये यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको 2019 में पार्लियामेंट ने मर्ज कर दिया बाय ब्रिंगिंग इन द मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, तो कई बच्चे इस चीज में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 8 कैसे हैं यूनियन टेरिटरीज। तो इसलिए इस मर्जर की वजह से 8 यूनियन टेरिटरीज हैं राइट नाउ जो हमारे पास हैं। ठीक है, चलो अब फटाफट चलते हैं किस पे, जो हमने यूनियन और उसकी टेरिटरीज की बात करनी है फ्रॉम आर्टिकल्स 1 to 4 इन द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल्स 1 to 4 और उनके क्या क्या प्रोविजंस हैं वो डिस्कस करते हैं क्विकली, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले जो है, आप संविधान शुरू जब कर रहे हो, पहला अनुच्छेद लिख रहे हो, फर्स्ट आर्टिकल में आप क्या बताओगे? आप अपनी आइडेंटिटी तो बताते हो ना। जब आप भी कहीं जाते हो तो देन यू फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कल को आप HPPSC में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो यूल बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट और यूल गिव एन इंट्रोडक्शन टू द पैनल, राइट। तो उसी के एनालॉजी पे देखो, सबसे पहले आर्टिकल 1 जो है वो बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन which states that India, that is भारत। अब इस पे जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अच्छी एक इंटरेस्टिंग डिबेट चली थी कि साहब इंडिया इंक्लूड करें, भारत इंक्लूड करें या दोनों को इंक्लूड करें। तो इस पे सहमति जताई गई कि हमें जो है सभी लोगों की भावनाओं को सम्मान करते हुए दोनों चीज़ों को या दोनों नामों को इंक्लूड करना चाहिए। कुछ लोग इंडिया कह रहे थे, कुछ लोग भारत कह रहे थे, तो हमने बड़े उसको कह लो ब्यूटिफुली इस तरीके से अरेंज किया कि हमने कहा इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। अब यहां पे ध्यान दो, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है, ये टर्म पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, कमीशंस, UPSC भी पूछ चुका है, स्टेट कमीशन भी पूछते रहते हैं।
तो ये समझना ज़रूरी है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है, या यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है फ्रेज़ क्यों यूज़ किया गया। अब देखो यहाँ पे जो यूनियन टर्म है ना, ये हमने यूज़ किया इंस्टेड यूजिंग फेडरेशन, जो कि हम कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है दैट इज़ अ फेडरेशन। तो इसके पीछे रीज़न था कि भारत जो है वो राज्यों के एक साथ आने से नहीं बना है। मतलब जैसे यूएस में सभी स्टेट्स अलग अलग जो थे वो एक साथ आके उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। हमारे केस में साहब वो जो बात है वो सही नहीं है। हमारी जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो इंडियन यूनियन से अलग हो सकें, या वो सेसेशनिज्म या सेसेशनिस्ट टेंडेंसी जो हैं उनको प्रमोट कर सकें। तो इसलिए हमने जो है ये कहा कि इंडियन फेडरेशन या कह लो इंडियन यूनियन जो है इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स विच इज़ द केस विद यूएसए प्रिसाइसली, विच इज़ व्हाई इट इज़ अ फेडरेशन, एंड इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड और ब्रेक अवे फ्रॉम द फेडरेशन। तो क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं इनको यहाँ पे हमने अप्लाई किया, इसलिए हमने यूज़ किया यूनियन का टर्म, कि कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता अपनी मर्जी से, ठीक है, कि वो सेसीड नहीं कर सकता। चलिए, आई बिलीव दिस इज क्लियर टू यू। फिर आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 में जो है स्टेट्स एंड टेरिटरीज विच आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और जो ये टर्म है टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 में बात की गई है, इसका मतलब है कि जितनी भी टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, मतलब जो भी राज्य हैं भारत में, फिर जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं दैट इज द यूनियन टेरिटरीज, एंड एनी अदर टेरिटरी और एनी सच टेरिटरी विच मे बी अक्वायर्ड, कि इंडिया बाद में कोई भी अगर टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट करके ऐड करता है अपने डोमेन में, तो उसको भी हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की डेफिनेशन में मानेंगे अंडर आर्टिकल 1 क्लॉज 3। अब देखो यहाँ एक थोड़ी सी फाइन डिस्टिंक्शन है, फटाफट बात कर लेते हैं इसकी, कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो एक वाइडर एक्सप्रेशन है देन यूनियन ऑफ इंडिया। क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया की जब आप बात करते हो ना, तो वो सिर्फ डिनोट करता है स्टेट्स, दैट इज ओनली स्टेट्स, या सिर्फ राज्यों के बारे में जो है दर्शाता है कौन, यूनियन ऑफ इंडिया। जबकि जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इट मीन्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड, दे ऑल आर अंडर द एम्बिट ऑफ दिस फ्रेज दैट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक वाइडर आप कह लो फ्रेज है, जस्ट टू गिव यू एन अ फाइन अंडरस्टैंडिंग और फाइन डिस्टिंक्शन। समटाइम्स यू नो द कमीशंस माइट आस्क। चलो फिर आते हैं आर्टिकल 2 पे। अब आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को क्या पावर देता है, या वो संसद को क्या पावर देता है। रिमेंबर, ये पावर जो है विधानसभा को नहीं दी गई है या स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी गई है, ठीक है, सिर्फ संसद के पास ही पावर है कि नई स्टेट्स को एडमिट करना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इंडियन यूनियन में, या नई स्टेट्स को एस्टैब्लिश करना, दैट इज द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स विच आर नॉन एग्जिस्टेंट बिफोर। ठीक है, दैट इज व्हाट द आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स in the form of power to the parliament. Then moving to article 3 which says that the parliament may form a new state, that is ये जो provision है it specifically relates to the formation of or changes in the existing states of the union. ठीक है, कि जो ऑलरेडी स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें अगर आपने कोई इंटरनल रीएडजस्टमेंट करनी है, मान लो किसी स्टेट का नाम बदलना है, उसके एरिया को बढ़ाना है, घटाना है, वो चीजें देखो स्पेसिफिकली आर्टिकल 3 जो है वो संसद को पावर देता है, दैट इज टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को विलय करके, या आपस में उनको एक स्टेट को एक यूनियन टेरिटरी के साथ मर्ज करके, ठीक है, या उसके किसी पार्ट को, या फिर अगर किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज करना है या डिमिनिश या डिक्रीज करना है तो वो भी आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट कर सकती है। फिर किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की पावर जो है वो भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है ना। और लास्टली टू ऑल्टर और चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, तो देखो वेस्ट बंगाल को बंगाल करने वाली बात,
वो वाला एग्जाम्पल लास्ट कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन दो कंडीशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एनविसाज की हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ने दो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 3 ऑन द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। क्या है वो? पहली चीज कि अगर आप संसद में या पार्लियामेंट में कोई बिल लेके आ रहे हो, किसी भी ऊपर जो हमने चेंजेस पढ़े उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वो सिर्फ लाया जा सकता है विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब महामहिम राष्ट्रपति महोदया या महोदय की जो है पहले से रिकमेंडेशन चाहिए, तभी आप ऐसा कोई बिल संसद में ला सकते हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन इसके साथ कि राष्ट्रपति महोदय या महोदया इस बिल को रेकमेंड करें, उससे पहले उनको क्या करना पड़ेगा? बिफोर रिकमेंडिंग सच अ बिल, द प्रेसिडेंट विल हैव टू रेफर द बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। जिस भी स्टेट से डील कर रहा है वो बिल, मान लो किसी स्टेट के नाम को बदलने की बात हो रही है, उसके एरिया को डिमिनिश या इंक्रीज या उसके बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को उस स्टेट की विधानसभा, अगर सिर्फ एक ही हाउस है वहां पे या अगर दोनों हाउसेज हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेंगे फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, और उसके बाद वो स्टेट जो है अपने व्यूज दे देगा प्रेसिडेंट को। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझो कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो व्यूज हैं दे आर नॉट मैंडेटरी, या वो बाइंडिंग नहीं है। मतलब कि जो पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट है, मतलब पार्लियामेंट में जब वो बिल आएगा इसके बाद, तो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी अपनी राय रखी है ये जरूरी नहीं है कि उसको माना जाएगा। वो सिर्फ जो है इट इज इन द नेचर ऑफ एन एडवाइस और द रिकमेंडेशन, बट not mandatory for the president or for the parliament to include those recommendations in the bill, right? चलिए, तो ये बात हो गई आर्टिकल 3 की। अब देखो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो भी आपने आर्टिकल 2 और 3 में लॉज बनाए, दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब ये हुआ सीधी भाषा में यहाँ पे, अभी क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी है डिटेल में इसके बाद, तो अभी के लिए इतना समझो कि 368 में जब हम संविधान की संशोधन करते हैं तो एक बड़ा इलैबोरेट और बड़ा रिजिड काइंड का प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें आपको मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा चाहिए। सिंपल, अभी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ब्रॉडली समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 की जो अमेंडमेंट्स हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 ने ये कहा कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनको आप सिंपल मेजॉरिटी, मतलब कि 50% जो है उस वाली मेजॉरिटी से, हाफ द स्ट्रेंथ उस मेजॉरिटी से बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस एनैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 इंट्रोड्यूस करके स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करना पड़ेगा। सिंपल मेजॉरिटी को यूज करके आर्टिकल 2 और 3 में हमने जो सारी पावर्स डिस्कस करी वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर सकती है बिना 368 वाला प्रोसेस जो है उसको फॉलो किए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जाएगा। आर्टिकल 4 ऐसा कहता है। ठीक है, और इसीलिए देखो, क्योंकि जो है ये सिंपल मेजॉरिटी वाला प्रोसीजर रखा गया है, मतलब कि बहुत आसान है। अगर सिंपल डिस्टिंक्शन करूं मैं आप लोगों के लिए, तो बहुत कह लो कि आर्टिकल 4 ने आसान कर दिया पार्लियामेंट के लिए। ये स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल 2 और 3 में हमने जो भी प्रोविजंस की बात करी उनको यूज करके कोई भी काम करना। ठीक है, और इसीलिए जो है पार्लियामेंट के लिए बहुत आसान है ये। अगर किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करना है, या उसके नाम को चेंज करना है, और यही रीजन है कि हम कहते हैं इंडिया जो है वो एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब कि जो यूनियन है, किसी भी स्टेट को आपने ये राइट नहीं दिया है कि वो ब्रेक अवे कर सके या सेसीड कर सके इंडियन यूनियन से, लेकिन पार्लियामेंट के पास या यूनियन के पास कह लो ये राइट है कि वो किसी भी स्टेट को, ऑल्दो डिस्ट्रॉय करना तो नहीं सही वर्ड होगा, लेकिन उसको जो है कंप्लीटली मर्ज कर सके किसी और स्टेट के साथ, या एक नई स्टेट उसमें से क्रिएट कर सके, या उसका नाम चेंज कर सके। ठीक है, तो आई बिलीव आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि ऐसा क्यों कहते हैं दैट इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स।
ठीक है, चलो अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है कि बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाया, और ये वर्डिक्ट हमारे लिए यहाँ रेलेवेंट है डिस्कस करना। ये जो बेरोबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ऐसा है कि आप जो है भारत की ज़मीन या किसी इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते, साइटिंग आर्टिकल 4। मतलब कि जब आप सिंपल मेजॉरिटी से आर्टिकल 2 और 3 के प्रोविजंस को चेंज कर रहे हो या उनके लिए कोई बिल लेके आ रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया की कोई टेरिटरी जो है वो भी फॉरेन नेशन को दे सकते हो विदाउट यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368, जो आर्टिकल 4 में पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 और 3 के प्रोविजंस के लिए एक आप कह लो सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट in article 3 does not cover cession या गिविंग अवे ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, अगर आपने भारत की कोई जमीन या कोई भी हिस्सा जो है किसी फॉरेन स्टेट को देना है, तो वो आप सिर्फ कर सकते हो बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां पे वो सिंपल मेजॉरिटी वाली जो बात थी that will not apply. You'll have to amend the constitution by bringing in a constitutional amendment bill under article 368, and only after that you can give away any Indian territory. और इसका recent या सबसे recent example 100th constitutional amendment act of 2015, जब हमने बांग्लादेश के साथ एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे। हाँ जी, कितने एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ मुझे, कितने इंडिया ने बांग्लादेश को लिए थे और कितने बांग्लादेश से लिए थे। ठीक है, सो विद दैट आई कंक्लूड टुडेज सेशन हेयर। आई बिलीव आपको सभी चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लियर हो गई हैं, इसको रिवाइज करिएगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सिटीजनशिप और उसके रिलेटेड प्रोविजंस की। ठीक है, सो अंटिल देन दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ। एवरीबडी स्टे सेफ, स्टडी वेल, थैंक यू सो मच।